हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो गाइस, हम कर रहे हैं घटना चक्र की सीरीज़, जिसमें हम कर रहे हैं भौतिक विज्ञान, और उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 14 के हमने कुछ जो नोट्स हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 31 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 से, और जो हमारा चैप्टर नंबर 14 है वो है गाइस हमारा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ठीक है, यानी कि स्पेस टेक्नोलॉजी। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। तो गाइस, कभी कभी क्या होता है कि पढ़ते पढ़ते कहीं ना कहीं कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। एक्चुअली मैंने अपनी लास्ट वीडियो देखी, तो कहीं ना कहीं गलतियां हैं, तो आप थोड़ा उसे इग्नोर करिएगा। धीरे धीरे ऐसी ये जो गलतियां हैं वो कम होंगी। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, इसमें लिखा है कि भारत के टेलीकम्युनिकेशन को उपग्रह से जोड़ दिया गया है, ठीक है, और लिखा है भारत स्टार वॉर की तैयारी कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या सही है क्या गलत है, आइए बात करते हैं हम लोग। व्याख्या सीधे पढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। इसमें लिखा है भारत की जो दूरसंचार या प्रसारण, मौसम विज्ञान आदि के क्षेत्र में आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इनसेट भू स्थैतिक उपग्रह की एक श्रृंखला इसरो द्वारा क्या है प्रक्षेपित की गई है, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि दूरसंचार यानी कि टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, जो हम टेलीफोन पे बात करते हैं, मोबाइल पे जो हम बात करते हैं वो हो गया आपका। प्रसारण जैसे कि होता है रेडियो का प्रसारण होता है, टीवी प्रसारण होता है, ये सब। और मौसम विज्ञान जिसमें आपको मौसम से रिलेटेड जानकारी मिलती है। तो इसके लिए क्या किया है इसरो ने, क्या किया है इनसेट करके जो सैटेलाइट है उसको कहाँ पे लॉन्च किया है, भू स्थैतिक कक्षा में इसे क्या करा है स्थापित किया है, ठीक है। इनसेट पूरी एक क्या है श्रृंखला है, सैटेलाइट्स की श्रृंखला है। तो पहला क्वेश्चन है भारत के टेलीकम्युनिकेशन को उपग्रह से छोड़ दिया गया है, बिल्कुल सही है। अगर आप टेलीकम्युनिकेशन की बात करते हैं, यानी कि अगर आप मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं या इससे रिलेटेड इंटरनेट की बात करते हैं, तो इसमें क्या है ये सारी चीज़ें जो होती है आपकी सैटेलाइट के थ्रू ही होती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यानी कि जो पहला वाला है वो एकदम सही है। दूसरा इसमें लिखा है भारत जो स्टार वॉर की तैयारी कर रहा है, ओके। देखते हैं इसमें लिखा है इसने कहा जो आर है ना वो गलत है, क्योंकि भारत स्टार वॉर की तैयारी नहीं कर रहा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भारतीय उपग्रह श्रृंखला को दूरसंचार तंत्र के लिए उपयोग में लाई जा रही है। भारतीय उपग्रह श्रृंखला, ठीक है, तो किसके लिए, दूरसंचार के लिए। तो इसमें लिखा है क्या हम उपयोग में ला रहे हैं। अभी हमने जो लास्ट वाला ही क्वेश्चन देखा था वही इस पे था, इनसेट ही है। तो चलिए आइए इसको एक बार पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है जो इनसेट है, इनसेट अर्थात भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली, मतलब इसकी जो है फुल फॉर्म है क्या, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। इनसेट को देखिए, इंडियन, आई से इंडियन हो गया और एन से हो गया नेशनल, फिर है ये सैटेलाइट, पूरा SAT मतलब सैटेलाइट। तो सैटेलाइट सिस्टम इसरो द्वारा शुरू की गई क्या है, बहुउद्देशीय, मतलब ये सिर्फ एक ऐसा नहीं है सिर्फ मौसम रिलेटेड ही है, और इसके अलावा भी है। तो हमने जो वो सैटेलाइट है वो कहाँ लॉन्च करी है, कहाँ पे स्थापित करी है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है ये आपकी, यानी कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जो है लॉन्च मतलब स्थापित की गई है। और ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है कहाँ पे गाइस, वो है पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर ऊपर, ठीक है। कहाँ पे है, 36,000 किलोमीटर ऊपर की तरफ है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जहाँ पे हमने इस सैटेलाइट को क्या है स्थापित किया है, ठीक है। जो दूरसंचार, प्रसारण, जैसे कि अभी हमने देखा था, मौसम विज्ञान, खोज बचाव कार्य के लिए उपयोगी है, ठीक है। इन सब कार्यों के लिए है ये सैटेलाइट। और ये भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग, दूरसंचार विभाग, मौसम विज्ञान विभाग, आकाशवाणी, दूरदर्शन का एक क्या है संयुक्त उद्यम है। मतलब इसमें जो है ना ये सारे डिपार्टमेंट्स एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। भारत सरकार के हैं, सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, एक साथ काम कर रहे हैं। और इसमें लिखा है वर्ष 1983 में जिसकी शुरुआत हुई है, किसकी, इनसेट की, ठीक है। इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम की जो शुरुआत है वो कब हुई है, 1983 में हुई है। तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे बड़ी देशीय संचार प्रणाली है। मतलब एशिया प्रशांत क्षेत्र की अगर बात करें तो ये सबसे बड़ी जो है हमारी प्रणाली, मतलब ये है संचार प्रणाली है। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था, ठीक है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। तो इसने कहा भारत का पहला जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, यानी कि IA, ठीक है, IA जो है कब छोड़ा गया था, 1988 को छोड़ा गया था। और ये कहाँ, बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था गाइस, ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप
आपको रटने पड़ेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो देखिए इसका कोई ऐसा नहीं है कॉन्सेप्ट है कि आप उसको समझने वाली चीज़ें हैं नहीं, ठीक है। अब इसमें लिखा है निम्नलिखित में से किन क्रियाकलापों में भारतीय दूर संवेदन उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। मतलब IRS का कहाँ पे जो है प्रयोग, मतलब कहाँ यूज़ किया जाता है IRS का, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि आइए इसकी भी व्याख्या पहले देखते हैं फिर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो इसका आंसर है 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 में क्या क्या है। एक लिखा है फसल की उपज का आकलन करने के लिए, दूसरा है भौमजन संसाधनों का स्थान निर्धारित करने के लिए, खनिज का अन्वेषण करने के लिए, दूर संचार के लिए नहीं किया जाता, यातायात अध्ययन के लिए नहीं किया जाता, ठीक है। तो दोस्तों एक चीज़ देख लेते हैं कि IRS की फुल फॉर्म क्या है। तो गाइस IRS की जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन रिमोट सेंसिंग। हम इसका यूज़, ये एक सैटेलाइट है, इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं। जैसे अगर हम सैटेलाइट है तो हम देख लेते हैं कि फसलों की उपज कैसी है, कम है इस बार, ज़्यादा है, ये हम सैटेलाइट के थ्रू देख लेते हैं। या हम ये ग्राउंड वाटर जो आपका रिसोर्स है यानी कि जो ग्राउंड वाटर है उसको भी हम उसका भी हम पता लगा सकते हैं, उसका भी जो पता लगा सकते हैं, उसके स्थान का निर्धारण कर सकते हैं और खनिजों का अन्वेषण किया जा सकता है। अब जैसे क्या है, सपोज़ कि लद्दाख में हमें कोई खनिज मिल सकता है, तो अब ये नहीं है आप जाएंगे और हर जगह खोदने लगेंगे जाके, ठीक है, नहीं, ये भी सैटेलाइट के थ्रू किया जा सकता है। ऊपर से पता लगाया जा सकता है कि कहाँ संभावनाएं हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें इसने कहा है। दूर संचार के लिए हमारे पास ये IRS दूर संचार और यातायात अध्ययन के लिए नहीं होती है। तो गाइज यही इसका आंसर था। तो इसमें लिखा है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत ने 1994 की अवधि में अपनी इस क्षमता को प्रदर्शित कर दिया है कि वह, ठीक है, इसका आंसर है कि वह तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपित कर सकता है। ये 95 की कहानी है, क्वेश्चन है 94 का, ठीक है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, इसे आइए पढ़ लेते हैं। तो इसमें लिखा है अक्टूबर 1994 PSLV की प्रथम सफल उड़ान के साथ भारत जो है तुल्यकालिक उपग्रह के प्रक्षेपण में सक्षम हो गया, ठीक है। तो इस जो ये प्रक्षेपण है यानी कि लॉन्चिंग है, उसमें क्या है, PSLV ने 804 किलोग्राम वजनी सेटेलाइट थी, क्या थी, यही है IRS। अभी हमने IRS देखिए, ये पूरी श्रृंखला होती है तो इसका आगे कहीं नाम बदल दिया जाता है, थोड़ा बहुत नाम तो आप बदलेंगे ही, थोड़ा बहुत है श्रृंखला एक ही उसकी, ठीक है। तो IRS-P2 को 820 किलोमीटर की ऊंचाई वाली सूर्य समकालिक कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया था। गाइस ये बात है, देखिए 1994 की बात है और ये क्वेश्चन आया 1995 में। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो इसके आने की संभावनाएं हैं कब, ठीक है। तो इस सफल, बस हम पढ़ ले रहे हैं। तो इस सफल प्रक्षेपण के साथ भारत जो है पृथ्वी की निम्न कक्षा में उपग्रह का प्रक्षेपण करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया, 6ठा देश बन गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें लिखा है इसरो द्वारा किस सैटेलाइट का 22 दिसंबर 2005 को सफलतापूर्वक क्या प्रक्षेपण यानी कि हमने लॉन्च किया था। गाइस अब ये फिर वही वाली बात हो गई कि हम क्यों पढ़ें ये क्वेश्चन, ठीक है। अब बात ये है कि हमें ये क्वेश्चन क्यों पढ़ना चाहिए, हमें क्वेश्चन नहीं पढ़ना चाहिए, बिकॉज ये क्या है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, 2004 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। 2004 का क्वेश्चन है, नहीं 2005 का क्वेश्चन 2004 में आया हुआ है, वही करंट अफेयर्स। छोड़ देते इसको यहाँ पर, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको पढ़ लीजिए। देखिए जहाँ मैंने CA लिखा है, CA का मतलब है करंट अफेयर्स। तो गाइज आप क्वेश्चंस ऐसे ही पढ़ सकते हैं, लेकिन आने की संभावनाएं कम है, क्योंकि क्या होता है कि उसके आसपास लाइक 2021 चल रहा है, तो हम देखेंगे कि 2020 में क्या हुआ है, 2019 में अगर कोई सैटेलाइट लॉन्च किया गया तो हम उसके बारे में क्वेश्चन ज़्यादा आने की संभावनाएं होती है, ना कि पुराने। तो इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतरिक्ष यान है, तो इसमें लिखा है कैसिनी। ओके चलिए आइए पढ़ते हैं। लिखा है कैसिनी नासा का एक क्या है, शनि और उसके उपग्रह के उपग्रह क्या मतलब शनि और उसका सैटेलाइट हो गया, जैसे अर्थ होता है, अर्थ का उपग्रह क्या है आपका है वो चंद्रमा, वैसे ही शनि और उसके उपग्रह के अध्ययन हेतु प्रक्षेपित रोबोटिक अंतरिक्ष यान है, क्या है, कैसिनी। किसने छोड़ा है, नासा ने, ठीक है। किस ग्रह के लिए है, शनि, और शनि के जो सैटेलाइट्स हैं यानी शनि के जो उपग्रह है उसके लिए, ठीक है। तो इसमें लिखा है टेक्सार इजरायली उपग्रह है जिसे भारत के PSLV यान से क्या है प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है। मतलब अब देखिए क्या है, भारत जो है
जब अपने सैटेलाइट्स लॉन्च करता है या फिर कोई भी कंट्री जो है चाहे तो भारत से या भारत चाहे तो किसी और कंट्री से अपने सैटेलाइट को लॉन्च करवा सकते हैं। तो वही लिखा है बस कि इजराइल का था एक उपग्रह जिसका नाम था टेक्सार, उसे भारत ने PSLV से जो है, PSLV जो हमारा यान होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, ठीक है, तो उससे किया गया था। फिर लिखा है एपोफिस एक क्या है एस्टेरॉयड है, क्या है एस्टेरॉयड, ठीक है, और स्पिट्जर क्या है नासा द्वारा स्थापित अंतरिक्ष दूरबीन है। तो मतलब वही है इस क्वेश्चन में जो है। तो इसने कहा कि अंतरिक्ष यान कौन सा है, तो अंतरिक्ष यान है हमारा क्या है कैसिनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर उड़ते समय कुछ क्षण के लिए भू स्टेशन से रेडियो संपर्क खो देता है, ओके। फिर लिखा है जब एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो यान की सतह का ताप बढ़ जाता है जिससे उसके चारों ओर वायु आयनित हो जाती है। आइए देखें इसके बारे में, इसकी व्याख्या पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा है इसमें। लिखा है कि अंतरिक्ष यान के पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश के दौरान वायु के कणों से टकराने के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ घर्षण से अंतरिक्ष यान की सतह का जो तापमान बढ़ जाता है। देखिए क्या होता है जब अंतरिक्ष यान आपका स्पेस में होता है ना, तो गाइस हम जानते हैं कि वहाँ पे वायुमंडल का अभाव है, गैसों का अभाव, कणों का अभाव है, ठीक है। जब अभाव है तो घर्षण किस चीज़ से होगा, नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो क्या वायुमंडल में आता है, जैसे ही उतरने लगता है पृथ्वी पर और वायुमंडल में आ जाता है, पृथ्वी के वायुमंडल में, तो आपको बहुत सारे धूल कण मिलते हैं, बहुत सारी गैसेस मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलने लगती। तब क्या होता है उसका वो जो कण हैं वो आपके अंतरिक्ष यान से क्या होते हैं टकराने लगते हैं। जब टकराते हैं तो घर्षण होता है, और घर्षण होता है तो क्या होता है ताप बढ़ता है। तो ये हाँ तापमान बढ़ जाता है, तो जिससे उसके चारों ओर वायु जो है आयनित हो जाती है, ठीक है, वायु आयनित हो जाती है जो रेडियो सिग्नल को बाधित कर भू स्टेशन से अंतरिक्ष यान के संपर्कों को प्रभावित कर सकती है। यानी अब देखिए क्या है, जब आपकी वायु आयनित हो जाती है तो वो आयनित वायु क्या करती है, आयनित कण क्या करते हैं, जो भी आपके रेडियो सिग्नल है उसको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जो भी रेडियो सिग्नल्स आ रहे हैं उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और जब प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो अंतरिक्ष यान या फिर जो पृथ्वी पर स्टेशन है उनसे जो रेडियो सिग्नल आ रहे हैं जा रहे हैं वो प्रभावित होते हैं। तो हो सकता है कि जो अंतरिक्ष यान के जो सिग्नल जो हम संपर्क बनाए हुए हैं वो थोड़ा सा प्रभावित हो जाए, ठीक है। आई होप आपको ये बात थोड़ी सी समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है देखिए इसका आंसर में भी ए है, ठीक है, तो इसका आंसर है ए, रेडियो संपर्क खो देता है, बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि वही चीज़ लिखी है आयनित हो जाते हैं कण और उसकी वजह से जो आपका रेडियो सिग्नल्स हैं उसको प्रभावित करते हैं। तो जो अंतरिक्ष यान से स्टेशन पृथ्वी पे जो स्टेशन है तो उसके संपर्क थोड़े से प्रभावित हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ ने कहा है कि वायु आयनित होती है, एक बात लिखा है, और इसमें लिखा है कि सतह का ताप बढ़ जाता है, बिल्कुल ये वाली बात हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों सही हैं और ये इसका सही क्या है स्पष्टीकरण है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम का सही कालानुक्रम क्या है। गाइस ये आपको रटना पड़ जाएगा, ठीक है। अब कौन सा पहले आया, फिर उसके बाद कौन सा आया, उसके बाद कौन सा आया, चलिए आइए देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कौन सा है, एप्पल है, IGMD है और STEP है, और ठीक है आइए देखते हैं। चलिए, जो इसने कहा कि 1975 में नासा और इसरो के द्वारा संयुक्त रूप से कौन सा आया था, नासा और इसरो, 1975 की बात हो रही है, नासा और इसरो द्वारा आया था सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट, ठीक है, प्रोग्राम, ठीक है। तो हमारा ये है SAIT, ठीक है, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट, जो आया था 1975 में नासा और इसरो के द्वारा। फिर आया आपका STEP आता है, कब आता है, 1977 में, ये वाला आया था आपका 1975 में, ठीक है। तो ये है सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका एप्पल, APPLE एप्पल, लिखा है एरियन पैसेंजर पे लोड एक्सपेरिमेंट का प्रक्षेपण एरियन रॉकेट से कब किया गया था, 1981 में किया गया, और कहाँ किया गया, फ्रेंच गुयाना के कोरू से किया गया। अब गाइस ये आपका काम है, आप बताइए फ्रेंच गुयाना है कहाँ, मैं बता दूँ साउथ अमेरिका में मिलेगा आपको, अब ढूंढिए कहाँ है, थोड़ा बहुत मैप देखना सीखिए। तो IGMD क्या है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट का शुभारंभ किसने किया है, ये इंडिया का, ये DRDO ने किया, 1983 में किया है। तो ये आपको चीज़ें रटनी पड़ेंगी, हालांकि ये क्वेश्चन UPPCS का ये, तो ये थोड़ा बहुत देखिए। एप्पल उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था गाइज, अब देखिए यहाँ पे अभी हम पढ़ चुके हैं एप्पल के बारे में, क्या पढ़ा है हमने, एप्पल का कहाँ से किया गया था,
किया गया है फ्रेंच गुयाना केरू से किया गया है। तो इसका आंसर आप समझ गए होंगे कहाँ है फ्रेंच गुयाना, इस कहाँ पे है ये देखिएगा, ठीक है। तो फ्रेंच गुयाना केरू मैंने कहा साउथ अमेरिका में है, ठीक है। तो इसमें लिखा है एप्पल का 90, ये हम पढ़ चुके हैं। लिखा है भारत, ठीक है, लिखा है प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल छोड़ा गया हुआ। फिर वही क्वेश्चन है 19 जून 1981। फिर लिखा है कि इनसेट 1D का प्रक्षेपण कब किया गया। तो ये सारी चीज़ें याद करने वाली हैं। तो ये किया गया था 12 जून 1990 में किया गया था। हालांकि ये क्वेश्चन आया है 94 में, आसपास का है, तो अब आने की संभावना थोड़ी सी कम है। इसमें लिखा है इनसेट 2A कब छोड़ा गया, तो इसका आंसर है हमारा सी, 92 में छोड़ा गया, 1992, 10 जुलाई 1992 को छोड़ा गया। 2000 का क्वेश्चन है, ये BPSC का क्वेश्चन है। तो इसमें एक चीज़ देखते हैं, लिखा है इनसेट 2A को फ्रेंच गुयाना कोरू प्रक्षेपण स्थल से एरियन 4 रॉकेट के द्वारा 1992 में अंतरिक्ष में छोड़ा गया। देखिए गाइस, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारा सैटेलाइट और दूसरा चीज़ होता है जिससे हम इस सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, यानी कि वो रॉकेट। तो ये कौन सा है आपका, है एरियन 4 के थ्रू। जैसे कि भारत में आपने सुना होगा PSLV होता है, GSLV होता है ना, वैसे ये है एरियन 4 रॉकेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे भारी भारतीय सैटेलाइट इनसेट 4C को हाल ही में अपने निर्धारित कक्ष में प्रस्थापित नहीं हो पाई, उसका भार था। और ये गाइस, ये क्वेश्चन तो आई डोंट थिंक सो कि आने वाला है। 2006 का क्वेश्चन है, 2005 में आया, तो मतलब ये 2005-06 की बात है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। देखा है भारत का पहला संचालन उपग्रह IRNSSIA कहाँ से छोड़ा गया। तो ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ लिखा है पहला, ठीक है। तो एक बार हम क्या करते हैं ना, पहला जो होता है उसको हम एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। इनफैक्ट याद रखिए, तो भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली, ठीक है, तो के पहले जो उपग्रह है जो है 1A का प्रक्षेपण किससे किया गया दोस्तों, आपको याद रखना पड़ेगा, PSLV C22 द्वारा कब किया गया, 2013 में किया गया। कहाँ से किया गया, श्रीहरिकोटा स्थित कौन सा अंतरिक्ष केंद्र है, जो कि है ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ये याद रखिए, हर जगह यही मिलेगा आपको, अधिकतर यही मिलेगा। कहाँ से, श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। और रॉकेट है आपका, लॉन्चर जो है वो है आपका PSLV C22। अब जैसे क्या होता है ना कि ऐसे बढ़ता जाता है, PSLV C22, PSLV C23, PSLV C24, आगे आगे जो प्रक्षेपित होती जाएगी। तो इस तरह से बस हम क्या करते हैं, ये चेंज कर देते हैं, ठीक है। जैसे C42 हो जाएगा, 43 है, ये करना है। तो इसमें लिखा भारत ने कुछ दशकों में उपग्रह प्रक्षेपण यान को बनाया, निम्न ABCD यानों के बनाने का सही क्रम बताइए अब इसमें भी, ठीक है। तो सबसे पुराना हमने क्या देखा था कि SLV था, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर एग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल देखा, फिर हमने देखा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर हमने देखा GSLV आया, ठीक है, यानी कि ये फर्स्ट, फिर ये सेकंड आया, फिर ये थर्ड नंबर पे PSLV आया और फोर्थ नंबर पे GSLV आया। ये हमने नोट्स पढ़े थे तो उसमें था, तो आई होप आप लोग को याद होगा। आप चाहें तो इसके सन याद रख लीजिए, ठीक है। अब ये डेट इतनी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट आप सन भी याद रख लीजिए, बट आपको ये सीरीज़ ऐसे याद हो जाएगी जब आप नोट्स पढ़ेंगे तो, ठीक है। लिखा है गाइस, ये वाला क्वेश्चन छोड़ देते हैं, आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। IAS लेवल का क्वेश्चन है, इसे समझना बहुत मुश्किल है, एक पॉइंट लगा देता है, आई डोंट थिंक सो कि किसी को इतना आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है, जो पढ़ने में बहुत होशियार है। हाँ, बस इसमें एक चीज़ देख लेते हैं, इनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो जैसे लिखा है IIRS यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, कहाँ पे है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए देख रहे हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ पे गाइस, देहरादून उत्तराखंड में है। आपको याद होगा तो आप मैप भी कर लेंगे, क्योंकि आप थोड़ा अंदाज़ा लगा लेंगे कि देहरादून कहाँ है, अहमदाबाद गुजरात का है, हैदराबाद का है, बेंगलुरु का है। तो ये बस याद रखना है, IIRS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। फिर SAC का स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो कि है गुजरात अहमदाबाद में। फिर आपका है NRSA यानी कि नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ है, आपकी हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है। और फिर इसरो की बात कर रहे हैं तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है, आपका बेंगलुरु कर्नाटका में है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा।
लिखा है निम्नलिखित जोड़े सुमेलित कीजिए, ठीक है। अब इसमें लिखा है कि यान है 3 SLV3, ठीक है। ये हमने कब किस लिए यूज़ किया था ये पूछा है। फिर ASLV हमने कब किस लिए, देखिए जो पहला वाला है, देखिए अब हमें कौन सा ज़्यादा याद है, ओके सॉरी, हाँ चलिए आइए देखते हैं इसका। हमने जो नोट्स पढ़े हैं उसमें सारे हैं, ठीक है। जैसे हमारा आया था SLV3, ये आपका सबसे पहला था, और ये रोहिणी, जब इंडिया का ये पहला सैटेलाइट था जो अपनी कक्षा में जो है स्थापित हुआ था, जो कि सैटेलाइट का नाम था रोहिणी, और लॉन्च हमने किया था इससे SLV3 से लॉन्च किया था। SLV को हमने थोड़ा मॉडिफाई किया और उसके बाद हम क्या लाए थे, ASLV लाए थे, और इससे हमने क्या, कौन सा सैटेलाइट है, SROSSC, और फिर आता है हमारा PSLV। देखिए पोलर का मतलब होता है ध्रुवीय, ठीक है, ये ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान है, ठीक है। फिर ये इससे हम कहाँ पहुँचे हैं, चंद्रमा, चंद्रयान 1 जो मिशन है उसको हमने किया। फिर हम आते हैं GSLV यानी कि भू समकालिक जियो स्टेशनरी, ठीक है, उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इसमें आया EDU सेट। आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आप ऐसे ही पढ़ लेंगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा। और थोड़ा बहुत देखिए घटना चक्र तो देखिए गाइस ज़रूरी है, ठीक है, PCS के लिए ज़रूरी है, बट ऐसा नहीं है कि आप इसी पे डिपेंडेंट रहें, मतलब कि आप सोचे घटना चक्र हो गया तो सब हो गया। घटना चक्र में सारी चीज़ें नहीं है, इसमें बस वो 20 साल के क्वेश्चन पेपर हैं, उसी का बस हल है और इसमें कुछ नहीं है। तो आपको इसके साथ बुक्स भी पढ़नी पड़ेगी, मतलब एक बुक और एक घटना चक्र हर सब्जेक्ट के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तभी आपको आइडिया लग पाएगा कि देखिए गाइस अभी हमने घटना चक्र के नोट्स पढ़े, इसमें से कुछ नहीं था, आप कितना रट लोगे, आप रट नहीं पाओगे। लेकिन आप बुक भी पढ़िए, साथ साथ घटना चक्र भी पढ़िए, तो आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है। आप सोचो मैं सिर्फ घटना चक्र पढ़ लूँ तो इससे इतना खास फ़ायदा नहीं होगा, बट घटना चक्र इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पिछले 20 साल में कितने क्वेश्चंस आए हैं, क्या क्वेश्चन आए, क्या पैटर्न रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए घटना चक्र इंपॉर्टेंट होती है। तो ये तो बिल्कुल पढ़िए, लेकिन आप साथ में एक बुक ज़रूर पढ़िए, क्योंकि जो है इसमें कम इतना एक्सप्लेन नहीं किया हर चीज़ के बारे में, इतना डीप नॉलेज मतलब डीप नहीं, मतलब इतना डीपली नहीं लिखा गया है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो मुझे थोड़ा आइडिया है क्योंकि मैंने बुक भी पढ़ ली है, ठीक है, लेकिन आपको इतना आइडिया नहीं होगा अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। जिसने बुक भी पढ़ी है तो उसके लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल। और तो मेरा कहने का मतलब है दोनों चीज़ करिए, एक बुक पकड़िए, एक घटना चक्र पकड़िए, हर सब्जेक्ट की काम हो जाएगा। तो लिखा है अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है गाइस, तो ये हमारा है देहरादून में। तो इसमें लिखा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, जो भी हमने पिछले कुछ एक क्वेश्चन आया था उसमें था कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ पे है, देहरादून, और देहरादून का है उत्तराखंड में गाइस, हम सब जानते हैं। तो इसरो की जो मास्टर कंट्रोल सुविधा जो हासन में है, जो अवस्थित है, क्या मास्टर कंट्रोल सुविधा कहाँ पे, हासन में। और हासन कहाँ पे अवस्थित है गाइस, तो आई थिंक आपको पता होगा, हासन है आपका कर्नाटका में। तो नहीं पता तो एक दो बार पढ़ेंगे आपको सब पता चल जाएगा। अब इसमें लिखा है कि इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा कर्नाटका राज्य का एक शहर है हासन, वहाँ पे स्थापित है, और 1982 में स्थापित ये सुविधा जो है इसरो द्वारा प्रक्षेपित किए जाने वाले उपग्रह की निगरानी और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है। क्या करती है, जो भी आप सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं उसकी निगरानी करती है और उसका क्या है, नियंत्रण करती है। ये कहाँ पे है, हासन शहर है, वेयर इज हासन, इज इन कर्नाटका। तो कहाँ है, कर्नाटका में है, और ये निगरानी और नियंत्रण का काम करती है जो भी सैटेलाइट आप लॉन्च करते हैं। तो इसरो की एक अन्य मास्टर कंट्रोल सुविधा कहाँ पे है, इसने कहा 2005 में भोपाल में स्थापित की गई है। कहाँ है भोपाल, आपको ये तो पता ही होगा, मध्य प्रदेश में है। आइए आगे बढ़ते हैं। लिखा है इसरो IUCA IUAC एंड VSS-C, ये सब कहाँ पे स्थापित है, आइए देखते हैं। लिखा है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, मतलब VSS-C गाइज। अब आई नो कि आपको इसकी फुल फॉर्म से पता चल गया होगा कि ये कहाँ है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है गाइज, तिरुवनंतपुरम, और तिरुवनंतपुरम कहाँ है आपका, केरला में। तो ये यहाँ पे है तिरुवनंतपुरम में। फिर इसरो का मुख्यालय अभी हमने पढ़ा था बेंगलुरु में है, बेंगलुरु कहाँ पे है, कर्नाटका में है। फिर IUAC यानी कि इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर नई दिल्ली में है आपका, और IUCA इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स फिजिक्स कहाँ पे है आपका, पुणे में है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें गाइस देखिए क्या लिखा है,
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, मतलब इसने कहा इसरो, तो वेयर इज इसरो? इसरो इज इन बेंगलुरु कर्नाटका। और यहाँ लिखा है श्रीहरिकोटा, एंड श्रीहरिकोटा कहाँ पे गाइस? आंध्र प्रदेश में। तो ये आपका गलत है। अभी हमने पढ़ा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है, अभी हमने देखा केरला में है आपका, तिरुवनंतपुरम में। और राष्ट्रीय दूर संवेदन केंद्र कहाँ है आपका? हैदराबाद में है। और हैदराबाद कहाँ है ये आप देखिए। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ है आपका? अहमदाबाद। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। लिखा है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, अभी हमने देखा था कहाँ पे है, तो कहाँ पे है? ये देखिए एक चीज़ इसमें लिखा है त्रिवेंद्रम, ठीक है, ये तिरुवनंतपुरम त्रिवेंद्रम एक ही है, ठीक है। फिर आपका लिखा है यू आर राव उपग्रह केंद्र बेंगलुरु। और लिखा है राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र आपका देहरादून उत्तराखंड में है। और भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान आपका है हैदराबाद में, मतलब ये भी सही है, ठीक है। तो इसने इसका आंसर इसने क्या बोला? इसने बोला है कि विचार कीजिए, क्या विचार करना है हमें, कौन सा सही है। तो गाइस ठीक है, इसका आंसर क्या है आपका? ठीक है, कौन सा सही है बताना है। इसने कहा कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC का है तिरुवनंतपुरम और त्रिवेंद्रम एक ही है केरला में। जबकि जो आपका है URSC जो है बेंगलोर कर्नाटका में स्थित है। और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र आपका कहाँ है? हैदराबाद में है। और भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान आपका कहाँ है? देहरादून में। IIRS भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो आपका है इसरो, और वो कहाँ पे? इसरो अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार की एक यूनिट है। तो गाइस इसमें जो है आपका A और B सही है, बाकी आपके गलत है। तो गाइस यहाँ मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ये हो रहा है, देखिए एक्चुअली A और B सही है, बाकी C और D गलत है। कैसे गलत है आइए देखते हैं। तो इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, ठीक है। यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्या है? देखिए राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, और यहाँ पे क्या लिखा है कि भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान। ये बस ये वाला है और इसका आंसर है ये वाला। तो थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है, इसलिए थोड़ी सी कन्फ्यूज़न थी। इसका आंसर है ये और इसका आंसर है ये, ठीक है गाइस। तो ये पहला और ये हमारा गलत है, ये वाला हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। लिखा है त्रिवेंद्रम अवस्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र मुख्यतः संबंधित है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं पहले इसकी व्याख्या। इसमें लिखा है कि जो त्रिवेंद्रम यानी कि तिरुवनंतपुरम एक ही बात है, अवस्थित क्या है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र मुख्यतः रॉकेट छोड़ने के लिए प्रणोदकों के अनुसंधान से उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों के विकास से संबंधित है। यानी कि आपका क्या है, ये रॉकेट को छोड़ने के लिए है। और क्या है, प्रणोदक जो होते हैं हमारे पास, हम क्या जानते हैं, प्रणोदक में दो चीज़ें होती हैं, ईंधन और ऑक्सीकारक। तो उसके अनुसंधान के लिए है, उसके रिसर्च वर्क के लिए हम विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में काम करते हैं। उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों के विकास का काम भी हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पहला है वो हो गया सही। पहला क्या लिखा है गाइस, हम देख लेते हैं। तो पहला लिखा है रॉकेट छोड़ने के लिए प्रणोदकों के अनुसंधान के लिए, बिल्कुल सही है। दूसरा लिखा है मौसम संबंधी समस्याओं की जांच के लिए ध्वनिपूर्ण रॉकेटों को प्रक्षेपित करने के लिए। आइए देखते हैं। तो दूसरा अब लिखा है कि भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का प्रारंभ जो है 1969 में इसरो की स्थापना के साथ हुआ। यानी कि कब से स्टार्ट हो रहा है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, यानी कि स्पेस टेक्नोलॉजी की शुरुआत भारत में कब? इसरो की स्थापना के साथ हुई, 1969 में शुरू हुआ। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई दिशा देने का जो श्रेय है किसको जाता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई को जाता है, ठीक है। तो इन्हीं के द्वारा भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की नीति तैयार की गई थी। किनके द्वारा? विक्रम साराभाई के द्वारा, जिसमें इस प्रौद्योगिकी के व्यवहारिक प्रयोग को प्राथमिकता दी गई। आइए अब हम इसके ये देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, मौसम संबंधी समस्याओं की जांच के लिए, बिल्कुल गलत, मौसम संबंधी समस्याओं की यहाँ बात नहीं हुई है। अंतरिक्ष यान के डिज़ाइन और निर्माण के लिए, तो गाइस यहाँ पे अंतरिक्ष यान के विकास की बात की, सैटेलाइट के विकास की बात कही है, डिज़ाइन निर्माण की बात नहीं की गई है। और फिर हम क्या जानते हैं कि उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों के, बिल्कुल अच्छा सॉरी, यहाँ पे प्रक्षेपण वाहनों के विकास की बात हुई है, अंतरिक्ष यान के विकास निर्माण डिज़ाइन की बात नहीं हुई है, ठीक।
ठीक है, तो ये वाला हमारा सही है, ये वाला हमारा सही, बाकी हमारे गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे। तो गाइस इसका जो आंसर है वो है डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, ये MPPCS प्री 2019 का क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन है, इनफैक्ट 2019 में सोचिए। फिर इसमें लिखा है हमारे पास इसमें लिखा है कि एक हवाई जहाज के पंख की ऊपरी सतह अन्नोदर बनाई गई है और निचली सतह नतोदर बनाई गई है। ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, नए वर्ड्स हैं। ठीक है, आगे देखेंगे अभी। लिखा है शीर्ष भाग पर वायु प्रवाह की द्रुति गति कम होती है, इसलिए अधोभाग में शीर्ष भाग से दबाव कम रहता है। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। लिखा है एक हवाई जहाज के पंख की ऊपरी सतह उन्नोदर। ये क्वेश्चन आप पढ़िए, एक्चुअली क्या है, मुझे ना इतनी ये जो हिंदी में वर्ड लिखा है तो मुझे इसकी थोड़ी जानकारी कम है, या तो ये हो कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आप एक बार देखिएगा, तो आप ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें लिखा है हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है। तो इसका रंग होता है गाइस नारंगी, लेकिन हम इसको बोलते हैं ब्लैक बॉक्स। आइए देखते हैं इसमें क्या है। इसमें लिखा है वायुयान में ब्लैक बॉक्स का, ठीक है, तो वायुयान में ब्लैक बॉक्स का रंग जो है ऑरेंज यानी कि नारंगी होता है, ताकि उन्हें किसी दुर्घटना के बाद ढूंढने में सरलता हो। यह एक ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस होता है। ठीक है, जब भी कोई भी वायुयान होता है गाइस, उसमें हम क्या है, अब एक ब्लैक बॉक्स रखा जाता है। ठीक है, कि अगर कोई दुर्घटना होती है तो इसमें क्या होता है, जो भी ये जल्दी दुर्घटना में ख़राब नहीं होता है। तो क्या होता है, जब कोई दुर्घटना होने वाली होती है तो जो भी अंदर बातें चल रही हैं, जो भी अंदर हो रहा है, वो सब इसमें रिकॉर्ड हो जाता है, ताकि अगर ये जब ब्लैक बॉक्स है किसी को मिले, ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर मिल जाए, सरकार को मिल जाए, तो एटलीस्ट पता चले कि ये दुर्घटना किस वजह से हुई थी, आखिर हुआ क्या था। इसलिए हम ब्लैक बॉक्स रखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस है, जो कि वायुयानों में कॉकपिट में पायलटों की बातचीत को रिकॉर्ड करती है, और कुछ अनहोनी घटित होने पर जांचकर्ता उसके माध्यम से निष्कर्ष प्राप्त कर पाते हैं। मतलब आपको जानकारी लग जाती है कि आखिर हुआ क्या। फिर इसमें लिखा है चंद्रयान किस तारीख को चंद्र कक्ष में पहुंचा। ओके, तो लिखा है चंद्रयान 1 भारत का पहला मानव रहित, ठीक है, चंद्र मिशन था, मानव रहित था। ठीक है, तो इस मिशन को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो के द्वारा कब लॉन्च किया गया था। इसको 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रमा पर स्थापित करने हेतु भेजा गया था। कौन सी डेट को, 2008 को भेजा गया था, 22 अगस्त को भेजा गया था। और क्या होता है कि 30 अगस्त 2009 तक ये क्या रहा, सक्रिय रहा। ठीक है, और 8 नवंबर 2008 को चंद्रमा जो है भारतीय समयानुसार करीब 5 बजे चंद्रमा की कक्षा में क्या होता है, स्थापित होता है। मतलब हम देखिए भेजते कब है, हम अक्टूबर में भेजते हैं और 22 अक्टूबर को भेजते हैं। चंद्रमा की कक्षा में कब पहुंचता है, ये नवंबर, अक्टूबर के बाद आता है नवंबर, और नवंबर में भी कब पहुंचता है, 8 नवंबर को, यानी कि 22 अक्टूबर को भेजते हैं, 8 नवंबर को ये पहुंच जाता है। ठीक है, मतलब चंद्रमा की जो कक्षा है उसमें पहुंच जाता है। और ये कब तक चला है, 30 अगस्त 2009 तक चला है, उसके बाद ये क्या हो गया, सक्रिय नहीं रहा। अब लिखा है भारतीय, तो गाइस इसका आंसर है सी, 8 नवंबर। इसमें कब पहुंचा कक्षा में, तो हमने देखा 22 अक्टूबर को छोड़ा गया था, 8 नवंबर को ये क्या है आपका कक्षा में एंटर कर गया। कब, 2008 की बात है। अब लिखा है और ये क्वेश्चन है हमारा 2010 का, मतलब तभी का है कुछ, तब ये थोड़ा लेटेस्ट, मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि हम चंद्रयान, हमारा पहला मिशन था चंद्रयान 1 चंद्रमा का। तो भारत के चंद्र मिशन के अंतरिक्ष यान का नाम क्या था। तो इसमें लिखा है, देखिए अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है 2008 का, और 2008 में देखिए गाइस नाम था चंद्रयान 1। लेकिन अगर हम आज 2021 की बात करें तो हम चंद्रयान 2 भी भेज चुके हैं। तो आज तो इसका आंसर 2 हो जाएंगे, चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 भी हो जाएगा, लेकिन तब ये नहीं था, तब सिर्फ ये था। ठीक है, 2008 की बात होगी। तो इसमें लिखा है 22 अक्टूबर 2008 को प्रक्षेपित भारत के चंद्र मिशन अंतरिक्ष यान का नाम क्या था, चंद्रयान 1 था। और ये कहाँ से लॉन्च किया गया था, श्रीहरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे, कहाँ से, सार मतलब हो गया आपका साराभाई अंतरिक्ष केंद्र से।
तो उसके बाद है आपका चंद्रयान 2 को भी भारतीय चंद्र अभियान का एक ही ठीक है, ये आपका देखिए 2019 में हुआ था और ये क्वेश्चन है 2008 का। ठीक है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ये GSLV Mark 3 M1 रॉकेट के द्वारा। क्या GSLV Mark 3 और MI के द्वारा लॉन्च किया था। अब इसमें लिखा है चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण किया गया था। कहाँ से किया गया था? आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा। ठीक है, फिर साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। फिर लिखा है चंद्रयान 2 प्रोजेक्ट क्या है? डायरेक्ट है डॉक्टर M अन्नादुर्रे के द्वारा। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। लिखा है चंद्रयान 2 भारतीय अंतरिक्ष यानी कि इसरो का एक चंद्र अन्वेषण अभियान है। GSLV प्रक्षेपण यान द्वारा क्या है 2019 को प्रक्षेपित। इस अभियान में भारत निर्मित एक लूनर ऑर्बिटर विक्रम लैंडर, मतलब इसने कहा 3 चीज़ें भेजी गई थी। एक था ऑर्बिटर, एक था लैंडर, एक था रोवर। ठीक है, तो एक था ऑर्बिटर लूनर, विक्रम जो था वो लैंडर था और प्रज्ञान जो था आपका रोवर था। ठीक है, इनके नाम है ये। तो नाम जैसे इसने कहा कि जो ऑर्बिटर है उसको क्या नाम दिया, और ऑर्बिटर को ये नाम दिया, लैंडर को हमने विक्रम नाम दे दिया और जो रोवर है उसको प्रज्ञान नाम दे दिया। ठीक है, डॉक्टर माइल स्वामी अन्नादुरे के नेतृत्व में चंद्रयान 1 अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम देने वाली टीम ने चंद्रयान 2 पर भी काम किया। तो चंद्रयान 2 की कहानी आप जानते होंगे। थोड़ा सा उसमें गड़बड़ ये हो गई थी कि जो आपका लैंडर था उसका जो संपर्क है इसरो से टूट जाता है। बस एक ये थोड़ी गड़बड़ हुई थी, अभी की बात है, आई थिंक आप लोगों को याद होगा। लिखा है कि जुलाई 2019 में अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 किस भारतीय राज्य से प्रक्षेपित किया गया? फिर वही क्वेश्चन है, आप जानते हैं आंध्र प्रदेश से किया गया। GSLV Mark 3 M1 रॉकेट के द्वारा किया गया, 2019 को किया गया। चंद्रयान फिर वही क्वेश्चन है किसके द्वारा किया गया? तो इस क्वेश्चन में लिखा है GSLV Mark 3 M1। ठीक है, MI M1 है इसे। ठीक है, तो इसके द्वारा किया गया था। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन याद ही हो गया होगा। चंद्रमा पर जाने के लिए दुनिया की पहली प्राइवेट फ्लाइट योजना का नाम क्या है? तो इसका नाम है मून एक्सप्रेस। बताइए, चंद्रमा पर जाने के लिए। तो इसमें लिखा है प्रश्नकाल के दौरान चंद्रमा पर जाने के लिए दुनिया की पहली प्राइवेट फ्लाइट योजना के रूप में क्या है आपका मून एक्सप्रेस का नाम प्रस्तावित था और 2019 में स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित इजराइल के वेयर शीट लैंडर को निजी रूप से वित्त पोषित प्रथम चंद्र मिशन की संज्ञा दी गई। ये मिशन असफल रहा। ठीक है, जो आपका कहाँ का था? ये मिशन था इजराइल का। ठीक है, और मिशन क्या रहा? असफल रहा। झारखंड PCS का क्वेश्चन है दोस्तों। ये देखा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसरो द्वारा प्रमोचित मंगलयान। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तभी आगे बढ़ें। तो समझ में पहले आप व्याख्या देख लीजिए ना, तो क्वेश्चन समझने में इजी रहता है। पहले आप क्वेश्चन देखिए, व्याख्या देखिए तो इतना मज़ा नहीं आता। आप व्याख्या देखिए, आप उस चीज़ को समझिए, जिस भी चीज़ के बारे में बात होगी उसे आप समझिए, फिर क्वेश्चन पढ़िए, देखिए कितना जल्दी समझ में आता है। लिखा है 2013 को ध्रुवीय रॉकेट PSLV C-25 के जरिए भारत के मंगलयान यानी कि MOM 2013 की बात हो रही है गाइस, 2014 को ये पहुंच जाता है। तो मॉम जो है मार्स ऑर्बिटर मिशन का प्रक्षेपण किया गया। अब ये 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में पहुंच जाता है, एंट्री ले लेता है। ठीक है, अब लिखा है इसी के साथ भारत ऐसा पहला राष्ट्र बन गया जिससे अपने पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में अपने जो है अंतरिक्ष यान की सफल स्थापना कर एक विश्व कीर्तिमान बनाया। मतलब कि भारत ऐसा पहला देश है जिसने पहली बार में मंगल की कक्षा में भेजा और वो क्या है सफल भी रहा। उसका जो ये मिशन था वो क्या रहा? सक्सेसफुल रहा, कि ऐसा नहीं है कि असफल रहा हो। तो बाकी देशों के संग ऐसा है कि उनने पहली बार में तो सक्सेस हासिल नहीं करी थी, तो भारत पहला देश था। तो भारत के पूर्व जो अमेरिका, रशिया, यूरोपीय संघ मंगल की कक्षा में अपने अंतरिक्षयान को स्थापित करने की उपलब्धि प्राप्त कर चुके हैं। आइए अब देखिए, अब क्वेश्चन देखिए, आपको थोड़ा समझ में आएगा। लिखा है इसरो द्वारा प्रमोचित मंगलयान के बारे में इसने बात करी है। तो इसने लिखा है ये मार्स ऑर्बिट मिशन है, यानी कि इसको हम क्या MOM भी कहते हैं? यस, हमने अभी नीचे देखा, इसको MOM भी कहते हैं। तो इसने लिखा है कि
इसरो ने भारत को यूएसए के बाद मंगल के चारों ओर अंतरिक्ष यान को चक्कर लगाने वाला क्या दूसरा देश था? नहीं। अभी हमने क्या देखा, एक था यूएसए। देखिए क्या कौन कौन से देश थे जिन्होंने मार्स पे भेज दिया, अभी हमने पढ़ा। तो हमने क्या पढ़ा, एक तो था अमेरिका, एक था रशिया, एक था हमारा यूरोपियन यूनियन, और भारत जो है कौन सा देश बना, चौथा। ठीक है, और इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्या भारत दूसरा देश था? क्या भारत दूसरा देश है? नहीं। तो लिखा है कि इसरो ने भारत को एकमात्र ऐसा देश बना दिया जिसने अपने अंतरिक्ष यान को मंगल के चारों ओर चक्रमण कराने में पहली बार में सफलता। बिल्कुल सही है कि हाँ, पहली बार में मतलब क्या होता है, भारत जो है अपने अंतरिक्ष यान जो भी हमारा सैटेलाइट है उसको उसकी कक्षा में पहुंचाने में पहली बार में सफलता हासिल कर ली थी। तो इसका जो आंसर है पहला और तीसरा। तो गाइज अब आपको समझ में आया होगा कि व्याख्या पहले क्यों देखना ज़्यादा जरूरी है। पहले देखिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो गाइज जो ये क्वेश्चन है इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है चीनी अंतरिक्ष यान शेन झाओ 7 के बारे में सही नहीं है। अब बात करें शेन झाओ। अब कहानी कुछ ऐसी है कि ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, चलिए हम इसे थोड़ा पढ़ लेते हैं। लिखा है चीन के तीसरे मानव, ये थोड़ा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है वैसे, ठीक है, क्योंकि देखिए सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इतने को प्रक्षेपित किया। क्वेश्चन आ रहा है 2008 में। एक काम करिएगा, इसको आप या तो स्किप करिए या आप पढ़ लीजिए, क्योंकि पुराने क्वेश्चन आज नहीं पूछे जाएंगे। आज कितने नए सैटेलाइट लॉन्च कर दिए गए हैं, छोड़ देते हैं हम लोग। लिखा है अगस्त 2016 को चीन ने मीसियस उपग्रह से एक प्रणाली जो है विकसित की, जो 2016 की बात है। मीसियस उपनाम से एक प्रणाली विकसित की। और ये क्या है प्रणाली, आइए देखते हैं हम लोग। लिखा है क्वेश्चन भी देखिए 2016 का है, इसके भी आने की चांसेस इतनी खास है नहीं। देखिए लिखा है 16 अगस्त 2016 को चीन द्वारा विश्व के पहले क्वांटम संचार उपग्रह, ठीक है, का प्रक्षेपण किया गया। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के चीन दार्शनिक और वैज्ञानिक के नाम पर जो है उपग्रह का नाम मीसियस रखा गया, मीसियस उपनाम, ठीक है। अब तो गाइज नेक्स्ट जो है, अब क्या करते हैं हम लोग यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जो आगे के क्वेश्चन है, एक्चुअली इसमें 100 कुछ क्वेश्चन है, 15-16 क्वेश्चन, 115-16 क्वेश्चन हैं, तो क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो गाइस यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मतलब अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, आगे के क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट पार्ट में लाते हैं। वीडियो जो है थोड़ी सी क्या हो रही है, बड़ी हो गई है। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, जो कि अब ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है जो गाइस थोड़ा सा एक्चुअली एक्सप्लेन करने में ना थोड़ा वीडियो की जो लेंथ है ना वो बढ़ जाती है, बट ये आप ही के लिए फ़ायदे वाली चीज़ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में गाइस। तो अब तक के लिए थैंक यू।